प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका जो सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। सरकार क्या होती है? सरकार वह होती है जो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है। और राज्य क्या होता है? राज्य एक ऐसी अमूर्त संस्था है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। इस प्रकार राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है सरकार। और सरकार के जो 3 अंग हैं उनमें से एक अंग है व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंगों की रचना किस सिद्धांत पर आधारित है? सरकार के 3 अंगों की व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। क्योंकि सरकार अनेक कार्य का निष्पादन करती है, जैसे कानूनों का निर्माण करना, उनकी क्रियान्विति करना और व्याख्या करना। तो कुछ या कई राजनीतिक विचारकों ने ऐसा माना कि कानून का निर्माण और कानून का क्रियान्वयन या कानून की व्याख्या से संबंधित तीनों प्रकार के कार्य अगर एक ही निकाय को या एक ही संस्था को सौंप दिए जाएं तो वो निरंकुश हो सकती है। इसलिए राजनीतिक विचारकों ने एक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके मुख्य विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं। इन्होंने कहा कि कानून का निर्माण करने वाली संस्था, कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था और कानून की व्याख्या करने वाली संस्था, तीनों संस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात व्यवस्थापिका विधि का निर्माण करे, कार्यपालिका विधि का क्रियान्वयन करे, विधि अर्थात कानून, और न्यायपालिका विधि की व्याख्या करे और उल्लंघन करने वालों को दंड दे। इस प्रकार सरकार के कार्यों को 3 अलग अलग संस्थाओं को सौंप दिया गया। अब हम अध्ययन करते हैं कि व्यवस्थापिका के क्या क्या कार्य और भूमिका होती हैं, क्या कार्य करती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के बारे में ये जान लेना जरूरी है कि व्यवस्थापिका की भूमिका क्या होगी। ये भूमिका शासन की पद्धति पर निर्भर करती है। अगर कहीं निरंकुश राजतंत्र है तो व्यवस्थापिका की भूमिका परामर्शदायी होगी, जैसे हिटलर और मुसोलिनी के समय पर वो व्यवस्थापिका सभाओं के अस्तित्व पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन यदि शासन का स्वरूप प्रजातंत्र रूपी है तो व्यवस्थापिका की भूमिका या शक्तियां व्यापक हो जाती हैं। इंग्लैंड और भारत में तो सरकार अपने पद पर तब तक बनी रहती है जब तक वो संसद में बहुमत प्राप्त करती रहती है। जैसे ही व्यवस्थापिका में सरकार अल्पमत में आती है, वो पदच्युत हो जाती है। हम विस्तार से व्यवस्थापिका के कार्यों का या उनकी व्यवस्थापिका की भूमिका का अध्ययन करते हैं। व्यवस्थापिका, जिसे भारत में संसद कहा जाता है, उसके कार्य इस प्रकार हैं। कानूनों का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और सबसे प्राथमिक कार्य है व्यवस्थापिका का या संसद का, कि वो कानूनों का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका या संसद कानून का स्रोत है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका
उस देश में प्रचलित विधि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार कानून बनाती है। कानून बनाने के लिए सबसे पहले कानून का प्रारूप कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद का यह अधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या ना करे। दूसरा कार्य है प्रशासन पर नियंत्रण। शासन प्रणाली चाहे अध्यक्षात्मक हो या संसदात्मक हो, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर प्रशासकीय नियंत्रण रखती है, जैसे प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाकर। जैसे कार्यपालिका है, और कार्यपालिका का जो भी मंत्री है, प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है। व्यवस्थापिका प्रत्येक मंत्री को या प्रत्येक सरकार के सदस्य को इस बात के लिए अधिकृत करती है, व्यवस्थापिका प्रत्येक सदस्य से इस बात के लिए अधिकृत है, व्यवस्थापिका स्वयं अधिकृत है, अधिकृत नहीं करती। इसको दोबारा सुने, कार्यपालिका का प्रत्येक मंत्री किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है और व्यवस्थापिका का यह अधिकार है कि उनसे उनके मंत्रालय की गतिविधियों के बारे में, उपलब्धि और सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। विमर्शात्मक कार्य, एक शब्द है जैसे पार्लियामेंट, इसको हिंदी में व्यवस्थापिका कहते हैं। अब अलग अलग देशों में पार्लियामेंट के जो तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन एक जनरल, एक सामान्य नाम है व्यवस्थापिका। और व्यवस्थापिका को हमारे देश में जैसे संसद बोला जाता है। ये जो पार्लियामेंट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के शब्द पार्लियामेंट से बना है और इसका अर्थ होता है विचार के लिए सभा या विचार करने के लिए सभा। अर्थात व्यवस्थापिका लोकमत का या जनमत का दर्पण है। इसमें पूरे देश के नागरिकों की इच्छाओं की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है, सामूहिक अभिव्यक्ति होती है, इसलिए इसे सामान्य इच्छा का प्रतिरूप माना जाता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, ये अगला कार्य है। देश की सरकार व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना ना तो देश के नागरिकों पर कर लगा सकती है, ना ही राष्ट्रीय खजाने से कोई व्यय कर सकती है। संविधान में भी ये प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो सरकार नागरिकों पर कोई कर लगाएगी और ना ही संचित निधि से कोई धन व्यय कर सकती है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने की अपनी इस भूमिका को व्यवस्थापिका कुछ संसदीय समितियों के माध्यम से निभाती है, जैसे प्राक्कलन समिति, जो सरकारी खर्च में मितव्यता और कुशलता के लिए कार्य करती है, लोक लेखा समिति, जो सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय की समीक्षा करती है, और लोक उपक्रम समिति, जो सरकारी उपक्रम हैं उनके लेखे जोखे की समीक्षा करती है। न्यायिक कार्य, अनेक प्रजातांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी संपन्न करती है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा सन 2005 तक उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में काम करता था। अमेरिका की सीनेट, जो अमेरिका का उच्च सदन है, सीनेट बोलते हैं उसको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश और अनेक उच्च पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच करता है। फ्रांस की गणतांत्रिक परिषद और भारत की संसद को भी उच्च पदाधिकारियों पर महाभियोगों के आरोपों की जांच लगाने, उनकी सुनवाई करने के अधिकार प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का कार्य, सभी लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में प्रचलित संविधान की व्यवस्थाओं के
कालातीत हो जाने की स्थिति में, यानी वर्तमान समय में अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो उनमें संशोधन करने का अधिकार होता है। निर्वाचकीय कार्य, व्यवस्थापिकाएं कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी संपन्न करती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की संघीय सभा, वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों का, न्यायाधीशों का, प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। भारत में संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा अपने लिए लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा अपने उपसभापति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका के कुछ निर्वाचन संबंधी दायित्व भी हैं। अगला है कार्यपालिका और मतदाताओं के मध्य सेतु का काम। व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की नीतियों के निर्माण में योगदान देते हैं। व्यवस्थापिका के बहुमत दल के सदस्य कार्यपालिका में स्थान पाते हैं और यह कार्यपालिका देश के शासन का संचालन करती है। चुनावों के पश्चात देश की जनता 5 वर्ष तक सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाती, न कर पाने की स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करती है। व्यवस्थापिका जनता की इच्छा को व्यक्त करती है। अगला कार्य है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और उनका कर्तव्य है कि वो जिस क्षेत्र से चुनकर आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के अभाव अभियोगों, दैनिक कष्टों, प्रशासनिक शिकायतों, जनता के दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें। अगला कार्य है जनमत का निर्माण। व्यवस्थापिका जनमत का प्रतिनिधित्व भी करती है और जनमत का निर्माण करती है और जनमत की अभिव्यक्ति भी करती है। कैसे कि व्यवस्थापिका की जब बैठक होती है तो उनमें विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, बहस होती है और उस बहस को या चर्चा को समाचार पत्रों में स्थान मिलता है। इस प्रकाशित खबर के आधार पर राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों पर जनमत का निर्माण होता है। इस प्रकार इन बिंदुओं के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि व्यवस्थापिका बहुआयामी कार्य करती है। अब हम अध्ययन करते हैं कि व्यवस्थापिका के जो कार्य या शक्ति या भूमिका हमने पढ़ी है, क्या उसमें कोई कमी आई है और आई है तो उसके क्या कारण हैं। लॉर्ड ब्राइस ने एक पुस्तक लिखी मॉडर्न डेमोक्रेसी और उसमें उन्होंने व्यवस्थापिकाओं का पतन नाम से शीर्षक देकर ये लिखा कि व्यवस्थापिकाओं के गौरवपूर्ण इतिहास अतीत में जो उनका गौरवपूर्ण अतीत रहा है उसमें गिरावट आ गई है। केसी वियर एक विद्वान हैं, उन्होंने भी लिखा है कि व्यवस्थापिकाओं ने भले ही अपनी शक्ति, कार्यकुशलता और सम्मान को बनाए रखा हो या उनमें वृद्धि कर ली हो, लेकिन फिर भी अन्य संस्थाओं के सापेक्ष उनकी शक्तियों में और प्रभाव में कमी आई है। इस कमी के क्या कारण हैं? पहला कारण है कार्यभार की अधिकता, समय की कमी,
जब व्यवस्थापिका पर कार्यभार बढ़ गया और समय की कमी हुई तो कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि हो गई और कार्यपालिका ज़्यादा प्रभावी हो गई। दूसरा है सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रकृति। सरकार के जो कार्य होते हैं, सरकार के जो प्रशासन संबंधी शासन संबंधी कार्य होते हैं, वो विशेष प्रकृति के होते हैं, सामान्य प्रकृति के नहीं होते हैं और तकनीकी प्रकृति के होते हैं। उनके संबंध में निर्णय लेना, उन कार्यों को संपादित करना या उन पर चर्चा करना, संसद के सदस्य इन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से भी व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आ रही है। प्रत्यायोजित विधान की व्यवस्था। प्रत्यायोजित विधान अर्थात संसद का कार्य है नियम और कानून बनाने का, लेकिन संसद समय के अभाव में या विशेषज्ञता के अभाव में इस कार्य को कार्यपालिका को सौंप देती है। जब संसद में कोई विधान पेश किया जाता है तो संसद मोटे मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा पारित कर देती है और उसको व्यापक या विस्तृत रूप देने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। तो विधि निर्माण की जो शक्ति है वो कार्यपालिका की तरफ थोड़ी सी स्थानांतरित हो गई है। इससे व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है। दलीय अनुशासन, जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई व्यवस्थापिका प्रश्न पूछ सकती है, कामरों को प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन संसद में सरकार बहुमत में होती है। अगर काम रोको प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तब संसद में सरकार बहुमत के बल पर अपना बचाव कर लेती है और ऐसे प्रस्ताव गिर जाते हैं। इसलिए दलीय अनुशासन व्यवस्थापिका की भूमिका को या प्रभावशीलता को कम कर देता है। अगला बिंदु है कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने का विशेष अधिकार। यदि सरकार बहुमत में है और सरकार द्वारा ये सिफारिश की जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करे राष्ट्रपति से मंत्रिमंडल के प्रस्ताव को लेकर कि भाई मंत्रिमंडल ऐसा चाहता है कि व्यवस्थापिका भंग कर दी, वो लोकसभा भंग कर दी जाए, तो लोकसभा भंग कर दी जाती है। इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है, क्योंकि सरकार बहुमत में है, वो कभी भी लोकसभा को भंग करवा सकती है। जो निर्वाचित सदस्य हैं कुछ जो वो जानते हैं कि हम इस बार किसी प्रकार निर्वाचित होकर आ गए, अगली बार आए ना आए, तो वो कुछ मुद्दों पर सरकार को समर्थन दे देते हैं विरोध के बावजूद, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सदन भंग हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व। कोई भी देश जैसे जैसे विदेशी मामलों में उलझता है वैसे वैसे कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विदेशी संबंधों का संचालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवस्थापिका यदा कदाई अपनी भूमिका निभाती है। जब कार्यपालिका द्वारा कोई संधि समझौते कर लिए जाते हैं तो सरकार बहुमत के दम पर या बहुमत के बल पर संसद में उनका अनुमोदन करा लेती है।
अगला बिंदु है सकारात्मक राज्य का उदय। आज के दौर में समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व है और लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती हैं। जनता के कष्टों का समाधान हो, जनता को हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो, यह तात्कालिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं वहन किया जा सकता। इसका वहन तो कार्यपालिका ही कर सकती है। इसलिए जनता हर समय कार्यपालिका की ओर ही देखती है। व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण, जैसे व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए, कितने दिन का अधिवेशन बुलाया जाए, कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे। तो एक कार्य पद्धति और कार्यसूची का निर्धारण कार्यपालिका करती है। इससे व्यवस्थापिका की भूमिका सीमित होने लगी है। प्रशासकीय न्याय प्रणाली। अब प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना होने से कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश मिल गया है। जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था, इस प्रशासकीय न्याय प्रणाली ने उस सिद्धांत को नकार दिया है और न्यायिक क्षेत्र में भी कार्यपालिका की भूमिका बढ़ने से वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है। व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत वाले दल से बनाई जाती है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वो अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करता है और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, योग्य और प्रभावशाली सदस्यों को वो कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। अब जब प्रतिभाशाली और योग्य लोग सरकार के साथ हो जाते हैं तो अब व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करने वाला प्रभावी व्यक्तित्व नहीं मिल पाता। अंतिम बिंदु है जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। जांच आयोग संशोधन अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका ने यह अधिकार अपने हाथ में संकेंद्रित कर लिया है कि वह चाहे तो किसी जांच आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करे और चाहे तो उसे रोक ले। कार्यपालिका का यह कृत्य या यह कार्य संसद सदस्यों के जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों में कटौती करता है। इससे व्यवस्थापिका के भूमिका में पतन हुआ है। संसद या व्यवस्थापिका, इसकी हमने शक्तियां और भूमिका भी पढ़ी और शक्तियों में पतन के कारण भी पढ़े। इन दोनों के अध्ययन करने के बाद में ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि व्यवस्थापिकाओं का युग समाप्त हो गया है। संसद आज भी एक ऐसा मंच है जहाँ जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्याशित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक समाजीकरण और जन शिक्षा की सशक्त माध्यम है और ये लोकमत की या राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली राष्ट्रीय संस्था हैं और इनका कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद।